चलिए डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पुनः क्लास में आए हैं और आप लोगों को बता दें, ये जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये जो क्लास है और यह कोचिंग संस्थान का जो नाम है यूसीसी द सक्सेस पॉइंट है। और मुझे तो आप सब जानते ही हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे मैथ में एलसीएम और एचसीएफ, जो कि दो तरह से हम लोग सीखे हैं, भाग विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, उसमें पहला जो चैप्टर है जिसमें कि एचसीएफ निकालने के लिए है, उसमें जो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से निकालना है, जिसका कि फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ध्यान देना है। आज भी हम लोग एचसीएफ ही पहले सीखेंगे, वो भी किस विधि से? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जिस तरीके से हम लोग भाग विधि द्वारा मोसो निकाले थे, थोड़ा सा उससे हटके है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जिस तरीके से हम लोग पढ़े हैं पहले, एक फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला जो पढ़े हैं, सेम इसी फार्मूला पर ये जो है दर्शाया गया है, जहाँ की भाज्य आपका हो गया ए, भाजक हो गया आपका बी, मल्टीप्लाई भाग हो गया, भागफल हो गया क्यू, और प्लस शेष हो गया आपका आर। इस तरीके से ये जो है दिया गया है। और इसी विधि से, इसी फार्मूला के आधार पर आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ। तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना है ये बनेगा कैसे। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई एक क्वेश्चन लेते हैं 110 और 420 का। देखिए कैसे निकालेंगे। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने का सबसे आसान तरीका जो है यह है कि आप जो है सबसे पहले इसको जो है ना कोई रफ पेपर में भाग विधि द्वारा इसको बना लीजिए। मान लीजिए इधर हम बना लेते हैं, इधर ही देखते हैं कि 110 और 420 का पहले भाग विधि द्वारा इधर बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं, तब सही रहेगा। तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 110 है, 420 में भाग दे देंगे। कितना बार में? इकड़ चौके 44, नहीं होगा, इकड़तिया 33, 0 12 में 3 गया, 90 हुआ शेष। फिर 90 से 110 में भाग देंगे एक बार में 20, फिर 20 से 90 में भाग देंगे 80, 10, 10 से 20 में भाग देंगे दो बार में, ये करिए। तो हम जानते हैं कि इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 10। अब समझिए, इसका जब भी हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब समझना, इसी जगह सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है,
तो यहाँ पर करना क्या है, इसका स्टेप वाइज ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप इसका ये ले लेते हैं, वहां पर सर्कल हम बनाते जा रहे हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो ए हो गया, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 420, तो 420 बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो 110 गुना 3 प्लस 90, यहां से सिर्फ अब उतारते जा रहे हैं। 110 गुना 3 प्लस 90, 110 गुना 3 प्लस 90। उसके बाद फिर ये स्टेप लेने के बाद अब ये स्टेप लेंगे, ये वाला ध्यान देना है। अब यहाँ पर भाज्य क्या हो गया 110, यानी कि ये जो है यहाँ पर लिखा चला जाएगा 110। जैसे ये स्टेप लेंगे, अब यहाँ पर 90 गुना 1 प्लस 20, 90 गुना 1 प्लस 20। दूसरा स्टेप भी ले लिए, तब तक लेंगे जब तक कि शेषफल कितना निकलना जाए, 0। अब ये दूसरा स्टेप भी ले लिए, 90 गुना 1 प्लस 20, 90 गुना 1 प्लस 20। अब देखो तीसरा स्टेप क्या है, ये तीसरा स्टेप 20 90 का अब निकलेगा। ये 90 जो है यहाँ पर लिखाया, और यहाँ भी जो है भाज्य बन गया 90, समझना है, यहाँ पर 90 भाज्य बन गया। अब भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी 20 गुना 4 प्लस 10। अब इसका हो जाएगा 20 गुना 4 प्लस 10। और उसके बाद फिर जो है ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है यहाँ पर, देखो ये अब 20 जो है यहाँ पर जो है भाज्य बन गया। अब 20 भाज्य जैसे बना, अब 10 गुना 2 प्लस 0, 10 गुना 2 प्लस 0। अब देखो यहाँ पर शेष 0 निकला, तो इसलिए जो है HCF हो जाएगा ये 10। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है फॉर्मूला आसान है, सिर्फ समझने के बाद अगर समझ गए तो इस टाइप का कोई भी सवाल हमसे नहीं छूटेगा। तो ध्यान देना है, एक बार फिर हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 110 और 420 का HCF अगर हमको यूक्लिड विभाजन द्वारा निकालने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले ये करना है कि इसको आसान तरीके में पहले भाग विधि द्वारा इधर कहीं रफ पेपर में आप निकाल लीजिए। निकाल लिए, उसके बाद स्टेप वाइज, एक स्टेप ये हो गया, फिर दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। ये जो है ना कि जब तक कि नहीं कटे तब तक वो स्टेप बढ़ता चला जाएगा। तो 420 का लिए, तो यहाँ पर देखो भाज्य, क्योंकि इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक, और इसको बोला जाता है भागफल, और इसको बोला जाता है शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है भाज्य का बराबर 110 गुना 3 प्लस 90, यानी कि भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब दूसरा स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर 110 है, भाज्य हो गया, और उसके 90 गुना 1 प्लस 20, यानी कि 90 गुना 1 प्लस 20। उसके तीसरा जो है स्टेप हो गया 90, अब भाज्य बन गया, तो 20 गुना 4 प्लस 10। यहाँ पर देखो 20 गुना 4 प्लस 10। उसके बाद 20 जो है 20 का भी हो गया 10 गुना 20 प्लस 0, तो इसलिए HCF जो है ये वाला जो है HCF कहलाता है। HCF ये निकल गया। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इसको नोट कर लो। एक और एग्जांपल लेकर के, एक और एग्जांपल जब लेंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना है, एक और एग्जांपल मिटा देते हैं इसको, चलिए ठीक। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज देर मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि 128 और 230, मान लो 128 और 230 का लेंगे, 128 और 230 का HCF। तो इसी तरीके से लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। और यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R, ये फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, ये फॉर्मूला तो निश्चित है ही रखना, क्योंकि इसी फॉर्मूला पर हम सवाल को बना रहे हैं। तो वही करना है, सबसे पहले इसका जो है रफ पेपर में भाग विधि द्वारा निकाल लो। तो 128 से भाग देंगे 230 में, एक बार में 128 हुआ। तो इसका जो है जैसे कि हो गया 201, 102 हुआ। फिर
102 से भाग हो जाएगा 128 में, एक ही बार में। 6 2 कट गया, फिर 26 से 102 में भाग होगा, 26 दूनी 52, 3 से कटा, 3 छः 18 8, वहां से ले 3 दूना 6 1 7, तो 12 में 8 गया 4, 9 9 में 7 गया 2, फिर उसके बाद 26 2 2 से 24, 12 बार में 24 कट गया। तो अब देखो हम क्या किए, रफ पेपर में हम इसका एचसीएफ जो है भाग विधि द्वारा निकाल लिए, आराम से जो है निकाल सकते हैं। तो जैसे ही भाग विधि द्वारा हम निकालें, तो भाग विधि द्वारा निकालने के बाद जो है इसको एक एक स्टेप लेकर के इसको हम बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो हम क्या बोले, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वो भाज्य के रूप में हो जाता है, तो 230 ले लिए। तो 230 ले लिया। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, तो 230 का लिए तो भाज्यक गुना भागफल प्लस शेष, तो 128 गुना 1 प्लस 102 हो जाएगा। 128 गुना 1 प्लस 102 हो गया, पहला स्टेप ले लिए। उसके बाद अब चलते हैं दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप ये आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या गया, 128 जो है भाज्य हो गया। अब 128 भाज्य हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 102 गुना 1 प्लस 26, 102 गुना 1 प्लस 26, दूसरा स्टेप ले लिए। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप आपका ये हो जाएगा। अब 102 क्या हो गया, भाज्य बन गया, 102 भाज्य हो गया, 102 यहाँ पर लिख लेना है बराबर। अब इसमें देखो क्या क्या है, 26 गुना 3 प्लस 24, 26 गुना 3 प्लस 24। अब ये भी स्टेप ले लिए। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, 24 ये 26 वाला भी ले लिए। 26 यहाँ पर भाज्य के रूप में आ गया, तो 26 जैसे भाज्य के रूप में हुआ, तो इसका जो है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी 24 गुना 1 प्लस 2 हो जाएगा। 24 गुना 1 प्लस 2 हो गया। उसके बाद अब फिर जो है, अब 24 आ जाएगा यहाँ, तो 24 जैसे यहाँ आया, तो 24 का हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 12 प्लस 0। अब तो शेषफल 0 आ गया, तो शेषफल 0 आया, तो इसीलिए एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 आंसर। ये यानी कि ये संख्या जो है एचसीएफ कहलाती है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं, यानी कि जो है भाग विधि द्वारा अगर देख सीख गए हैं, तो यूक्लिड भाजन विधि द्वारा आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि यूक्लिड भाजन विधि वहीं से जो है ना स्टेप बाय स्टेप आप ले सकते हैं। एक्चुअली इसको जो है ना आप बिना उसको बनाए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि गुना भाग करने में हो सकता है कहीं मिस हो जाए, इसलिए अगर यदि आप इधर बना लेते हैं, तो उसके आधार पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिएगा, स्टेप बाय उतारते चले जाइएगा, जे वो स्टेप हुआ बस उस आधार पर जो है ना यहाँ पर लिखते हुए आप बना सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, भाग विधि द्वारा के आधार पर जो है ना हम यूक्लिड भाजन को समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ गया होगा। क्लियर है, चलो एक बार लिख देख लो। चलो, तो इस तरीके से हमने एचसीएफ जो है तीनों मेथड से सीख गए, लेकिन वहां पर देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, हो सकता है वहां पर पूछ दे अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा, हो सकता है वहां पूछ दे कि भाग विधि द्वारा, या फिर हो सकता है, ये तो निश्चित है कि एल्गोरिथम विधि द्वारा एक निश्चित रहता ही रहता है, इसीलिए इसको रिवीजन करते जाना है। अब आते हैं एक सवाल जो है रियल नंबर से ही है, वास्तविक संख्या में एक और सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का देखने को मिलता है कि बताइए कि 0.2 और ऊपर एक बिंदु दे देगा, इसको बोलेगा पी बाय क्यू के रूप में लिखे हैं।
पी बाई क्यू के रूप में लिखें। ठीक है, इसको जो है पी बाई क्यू के रूप में बोलेगा लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? एक्चुअली सबसे पहले एक चीज समझना है, ये जो ऊपर बिंदु दिया हुआ है इसका मतलब होता है इन्फिनेटिव, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़ते चले जाएगा। यानी जिस भी संख्या पर ये बिंदु होगा इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये जो है ना लगातार ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इसको बोलेगा पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए। एक्चुअली पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए जो है ना इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमको परिमेय और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन जान लेते हैं, और आज हम मौखिक रूप से इसका बताते हैं। फिर अगले दिन जब हम लोग जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे तो कल डिटेल्स करेंगे। तो इसका एक आसान सा शब्दों में समझिए कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जहाँ की क्यू का वैल्यू जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का वैल्यू इज नॉट जीरो, यानी कि क्यू का वैल्यू जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या में एक और चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसका कि वर्गमूल निकल जाए, जैसे कि मान लीजिए रूट चार इसका वर्गमूल निकल रहा है तो ये हो गया परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल 2 होगा कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। मान लो रूट 5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका जो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक आसान शब्द हम ये भी समझ लेना है कि जिसका कि वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। बाकी डिटेल्स हम लोग अगले अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जो सवाल हम बोर्ड पर लिखे हैं इसको समझते हैं। तो 0.2 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम ट्रिक के आधार पर सोल्व कर सकते हैं। बाकी ये कोई निश्चित नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में भी पूछे, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे। माना कि देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए 2 पर ये बिंदु दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ 0.222222, यानी कि ये जो है ना ये बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं है और इसका कोई अंत भी नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले तो इस टाइप के सवाल को मान लेंगे। माना कि x बराबर 0.2222, यानी कि डॉट डॉट दे करके इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, ये मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये देखिए इस डॉट डॉट दे दिए, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट जो माने, अब करेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ इधर भी और इधर भी कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी करेंगे x गुना 10 बराबर 0.2222। समीकरण फर्स्ट इसमें भी जो है ना गुना कर देंगे हम 2 से। अब देखिए ये सॉरी 10 से गुना करना है ना, 10 से गुना कर दिए। अब देखो 10 गुना एक्स 10x होगा, 10x इक्वल टू, अब इधर देखो बहुत बच्चा यहाँ पर गुना करने में गलती करता है। तो एक आसान से शब्दों में आप समझिए कि जितनी संख्या जितना से गुना करना है, मान लीजिए यहाँ 10 से गुना करना है, ये देखेंगे कि यहाँ पर कितना जीरो आ रहा है, एक जीरो, तो 10.1 अंक आगे बढ़ जाएगा। अगर 100 से गुना करेंगे तो उसमें 2 जीरो है, 10.2 अंक आगे बढ़ जाएगा। 1000 से गुना करना होगा तो 3 जीरो है, तो आप 3 अंक आगे बढ़ करके ये 0.3 अंक आगे हो जाएगा। यहाँ पर 1 जीरो है तो इसीलिए 0.1 अंक आगे हो जाएगा, यानी कि 2.222222 ये बढ़ता चला जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। और ये तब तक चलेंगे जब तक कि दशमलव के बाद की संख्या बराबर ना हो जाए। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी दशमलव के बाद 2222 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2222 है, तो अब हमको आगे गुना करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर ठीक है, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो समीकरण सेकेंड क्या है, 10x बराबर 2.2222
और समीकरण सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0.2222, ये हुआ। अब इसको आप घटा दीजिए, जैसे घटाएंगे, ठीक है, ये दशमलव के बाद दोनों ये कट जाएगा, 10x में 1x घटेगा तो 9x होगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो गया 2/9। ये हो गया मेरा आंसर। इस तरीके से इसको हम पी वैक्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक बार देख लो, उसके बाद इसको नोट कर लेना है।